हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएल में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस चल रही है, वहाँ पे मोहम्मद रिजवान के साथ क्या हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूपीएल में जो अभी कल जो मैच हुआ था वो आपका मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में हुआ था। और उसके बाद हम बात करेंगे आज वाले मैच के ऊपर जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड का दूसरा ओडीआई था। अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच हार चुके हैं, लेकिन चलो ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीबीएल में जो पाकिस्तान के प्लेयर्स गए हुए हैं, जिन 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 प्लेयर्स को वहाँ की अलग अलग टीम्स ने हायर किया हुआ था उनके ऊपर बात करेंगे। अभी एक इंसिडेंट हुआ है, अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है। मोहम्मद रिजवान की टीम का एक मैच चल रहा था। अच्छा, बीबीएल में क्या होता है कि जैसे हमारे बाकी मैचेस में टी20 में होता है कि हमारे शुरू के जो 5 ओवर होते हैं वो पावर प्ले के होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, शुरू के 4 ओवर होंगे और उसके बाद लास्ट के 2 ओवर भी पावर प्ले में माने जाते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक खेला मोहम्मद रिजवान और उसने 23 बॉल में 26 रन बनाए और उसमें एक छक्का लगाया और शायद एक चौका लगाया था। उसके बाद उनकी टीम के कैप्टन ने बाहर से, मतलब ग्राउंड के बाहर से उसको इशारा किया, और इशारा भी कुछ इस तरीके से किया जिस तरीके से हम किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं कि चल वापस आ जा। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँगा कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स वहाँ पे गए हैं उनकी क्या क्या परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से किसी का भी नहीं होता है। सबसे पहले हम उन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान की। इसने लगभग 164 बॉल्स का सामना किया है। अभी तक इसने 8 मैचेस में 8 इनिंग्स खेली हैं। सारे के सारे मैचेस में इसको खिलाया गया है और इसने लगभग 101 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो कि किसी भी एंगल से टी20 के लायक नहीं है। इसमें इसने लगभग 18 फोर्स लगाए, यानी 18 चौके लगाए और सिर्फ एक छक्का लगाया। सोचो, इसने 8 मैचेस में 8 इनिंग में सिर्फ एक छक्का लगाया और ये अपने आप को बोलता है कि मुझे टी20 के स्क्वाड में क्यों शामिल नहीं किया गया। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाबर आजम की। जैसा कि आप लोगों को पता है, बाबर आजम ने भी 8 मैचेस में 8 इनिंग्स खेली है और उसने कुछ 13 या 14 चौके लगाए और उसके शायद 2 या 3 के करीब ऐसे कुछ छक्के होंगे। टोटल उसकी बाउंड्री या 17 या 18 के करीब होंगी और उसने सिर्फ 250 लगाए। और किस तरीके से वो आउट होता गया, किस तरीके से गंदी रन रेट, उसकी जो स्ट्राइक रेट है वो 110 है। मोहम्मद रिजवान से हम उससे ज़्यादा ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन 110 हमारे अभिषेक शर्मा की 190 प्लस की स्ट्राइक रेट होती है और ये अपने आप को बराबरी करते हैं कि हम इंडिया के जो आईपीएल के स्टार्स हैं, जो कि अब इंडिया की मेन टीम में खेल रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप इनकी दोनों की, हमारे ओपनर्स की और इनके ओपनर्स की स्ट्राइक रेट का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वहीं आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शाहिन अफरीदी की, जो कि अपने आप को एक पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर बोलता है और अभी पीछे एशिया कप में किस तरीके से उसकी धज्जियाँ उड़ाई थी अभिषेक शर्मा, वो आप सब लोगों ने देखा होगा। अच्छा, उसका क्या होता है कि जब उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ने लग जाती है तो वो अपना घुटना पकड़ के और बाहर चला जाता है कि मेरा घुटने में दर्द हो गया है। उसे पता है अभी और मार पड़ने वाली है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान का मैंने आप लोगों को बता दिया, बाबर आजम का मैंने आप लोगों को बता दिया और शहनशाह अफरीदी का आप लोगों को हाल पता ही है। वो घुटना पकड़ के बाहर चला गया कि मेरे पैर में लगी हुई है, मुझसे भागा नहीं जा रहा, मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा। उसको 2 या 3 दिन वहाँ पे रखा गया और उसके बाद वापस उसको पाकिस्तान पैक कर दिया गया। और वहाँ आके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अब उसको, क्योंकि उसको पता है कि मेरी खुद की तो परफॉर्मेंस कुछ अच्छी रही नहीं है बीबीएल में, तो वहाँ से लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए वो ये बोल रहा है कि अभी पीछे एशिया कप में जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, हमारे बॉर्डर पार के जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब पालन नहीं किया और बदतमीजियाँ की है, तो हम उनको अब जवाब देंगे टी20 वर्ल्ड कप अभी जो होने वाला है 7 फेब से। अच्छा, ये लोग हमें 7 फेब के टी20 वर्ल्ड कप में जवाब देंगे। इससे पहले ये जो एशिया कप में 3 मैचेस जो हमसे लगातार रहे, वहाँ पे कौन था? कहता है हम ग्राउंड में जवाब देंगे, तो वहाँ ग्राउंड में कौन था? अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं इसके 2 प्लेयर्स और हैं वहाँ पे जो खेल रहे थे। उसमें से एक है हारिस रऊफ, जिसको कि आप लोग सब पता है कि वो डेथ ओवर्स में कितनी गंदी बॉलिंग फेंकता है, कितनी गंदी तरीके से गेंदबाजी करता है। हाँ, उसने कुछ विकेट्स जरूर लिए, लेकिन उसको भी बहुत मार पड़ी है। अभी पीछे एक मैच में वो लास्ट के ओवर में अपने 10 रन भी डिफेंड नहीं कर पाया था। उसके बाद लास्ट इनकी बात कर लेते हैं शादाब खान की, जो कि इनका स्पिनर है और उसको जब अभी टी20 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके 15 मेंबर्स के स्क्वाड में उसको लिया गया है। उसने वहाँ पे सिर्फ एक मैच में थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद में उसको श्रीलंका भेज दिया गया। श्रीलंका के साथ में जो टी20 सीरीज हुई थी अभी 3 मैचेस की, वहाँ उसको भेज दिया गया। पहले मैच में उसने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, कुछ 3 या 4 विकेट्स लिए, कुछ रन बना दिए, उसको मैन ऑफ द मैच दे दिया गया और उसके बाद इन्होंने हवा में उड़ना शुरू कर दिया कि हमारा शादाब खान अब इंडिया को छोड़ेगा नहीं। ये वही शादाब खान है जो पिछले 2021, 22, 23, 24, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी तक और पाकिस्तान की तरफ से गंदी परफॉर्मेंस देके पाकिस्तान की टीम को हराता है। लेकिन कहते हैं ना कि इन लोगों के पास ले दे के वही 5-7 प्लेयर्स हैं। शादाब खान ले लो, बाबर आजम ले लो, मोहम्मद रिजवान ले लो, शाहिन अफरीदी ले लो,
हारिस रऊफ ले लो, एक दो प्लेयर्स और कर लो बस। और अभी ठीक है, अभी इन्होंने मोहम्मद रिजवान को जरूर एक बार साइड में कर दिया, लेकिन उसके बाद में वही 4-5 जो है वो टीम के अंदर है। अच्छा, ये इनकी परफॉर्मेंस है। अब इसको बेइज्जती करके वहाँ निकाल दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान किसी का भी नहीं है। जब बीबीएल वाले ने इनके प्लेयर्स को हायर किया था, मतलब अलग अलग टीम्स की फ्रेंचाइज ने अपनी अपनी टीम्स में जब इन लोगों को लिया था, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब हवा में उड़ रहे थे कि ठीक है, हमारे प्लेयर्स को इतने ज़्यादा महंगे में ले लिया है और हमारे प्लेयर्स जो हैं वो स्टार हैं, हमारी वजह से बिग बैश का और नाम होगा। और जब इन लोगों को ये पता लगा कि हमारे प्लेयर्स की बेइज्जती होने लगी है, तो अब ये वापस उन्हीं के ऊपर चढ़ने लगे, उन्हीं की बदनामी करने लगे, उन्हीं को बेइज्जत करने लगे कि तुम लोगों ने हमारे स्टार की बेइज्जती कैसे कर दी, तुम लोगों के लिए वो कुछ ओवरसीज़ का प्लेयर होगा लेकिन वो हमारे नेशनल टीम का कैप्टन रह चुका है, तुम लोगों ने उसको किस तरीके से ऐसा कह दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारी लीग बर्बाद कर देंगे। तो ये इनके हालात हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं WPL के कल वाले मैच के बारे में। इससे पहले गुजरात जायंट्स के 3 मैचेज हुए थे और वो तीनों जीते थे, और कल वाले मैच में मुंबई इंडियंस ने उनके विजय रथ को आगे रोक दिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गुजरात जायंट्स ने पहले खेलते हुए 192 रन बनाए थे 5 विकेट्स के। उसके बाद लगभग 4 बॉल रहते हुए, यानी लास्ट ओवर की 2 बॉल हुई थी और मुंबई इंडियंस जीत गई थी, 7 विकेट से जीती थी। इनकी जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, उसने इस मैच को अकेले दम पे जिता दिया। लेकिन हाँ, हो सकता है कि सबकी अलग अलग राय होती है कि इस मैच के गुजरात जायंट्स के हारने के क्या कारण हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 कारण कौन से थे जो मैं समझता हूँ कि इस वजह से गुजरात जायंट्स हारा है। सबसे पहला कारण है, डिवाइन नहीं चली, उसने 4 बॉल खेली, 8 रन बनाए। उसके बाद उनकी जो कैप्टन है गार्डनर, वो नहीं चली। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये दोनों बैटर्स नहीं चली। उसके बाद दूसरा कारण ये है कि इनके 10 ओवर में लगभग 99 रन थे। उसके बाद 16 ओवर में इनके 136 रन है, यानी कि 11 से लेके 16 ओवर तक, यानी अगले 6 ओवर तक इन्होंने सिर्फ 36 रन बनाए। दूसरा कारण ये हो गया कि मिडिल ऑर्डर के बैटर्स ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तीसरा इनका मैं कारण बताता हूँ कि इन लोगों ने कैचेस बहुत ड्रॉप किए। हरमनप्रीत कौर का एक अच्छा खासा कैच ड्रॉप किया, जबकि वो लास्ट में 43 बॉल में 71 रन बना के वो अकेले दम ये मैच जीता। अगर वो कैच ले लिया जाता तो शायद मैच का कुछ नतीजा और ही निकल के आता। और जो सबसे बड़ा कारण मैं मान के चलता हूँ, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी एक बॉलर है आपका गुजरात जायंट्स की, जिसका नाम है रेणुका सिंह। उसने अपने एक ही ओवर में 20 रन दे दिए, जब रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 6 से 7 के बीच में चल रहा था। उसके बाद अगर आपकी कोई बॉलर आके इस तरीके से अगर एक ही ओवर में 20 रन दे देगी, उसने 4 चौके, तो बैटर ने खुद ने अपने शॉट लगा के बनाए और एक उसको बाई का मिला। मतलब एक ही ओवर में जब आपको 20 रन मिल गए तो एकदम से जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो नीचे आ गया, और उसके बाद जो बॉल और आपके टारगेट का जो बीच का गैप होता है वो कम हो गया। तो मेरी नज़र में ये 4 रीज़न थे जिसकी वजह से गुजरात जायंट्स ये हारा मैच। अदरवाइज़ ये मैच गुजरात जायंट्स नहीं हारता बिल्कुल भी। अब हम बात कर लेते हैं हम उस मैच के बारे में जो आज हुआ था मकर संक्रांति पे। हमें एक जो खुशी मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाई। हमारे जो 4 बैटर्स थे वो 118 रन के ऊपर हमारे 4 विकेट्स चले गए थे। उसके बाद मैं आज वाले मैच के हार के भी कुछ कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि हमारे जो 3 बैटर्स हैं विराट कोहली को छोड़ के, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि विराट कोहली की गलती नहीं, लेकिन हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली इनसाइड एज लग के वो बोल्ड हुआ था, इसलिए मैं उसको आज के मैच के लिए तो कम से कम उसको दोष नहीं दूंगा कि वो जानबूझ के आउट हुआ। जानबूझ के तो खैर कोई आउट नहीं आता, लेकिन उसने गंदा शॉट खेल कर आउट हुआ, ये ऐसा हम नहीं बोल सकते। इनसाइड एज लगा, उसके बाद में विकेट में बॉल लगी, वो किसी के साथ भी हो सकता है। रोहित शर्मा गंदा शॉट खेलते हुए आउट हुआ। उसके बाद शुभमन गिल 50 बना दी थी उसने, लेकिन वो भी गंदा शॉट खेलते हुए आउट हुआ। उसके बाद में श्रेयस अय्यर, वो भी गंदा शॉट खेलते हुए आउट हुआ। जब आपके 118 पे 4 गिरे, ये तो आप शुक्र मनाओ कि केएल राहुल थोड़ा जमा उसने अच्छे से बैटिंग करी, एंकर रोल निभाया, लास्ट तक खड़ा रहा, उसने अपनी सेंचुरी पूरी की, उसने अपना 8th सेंचुरी पूरी करी ओडीआई की, लेकिन रन्स काफ़ी कम थे। 285 का टारगेट, जब बैटिंग पिच है और सामने न्यूजीलैंड जैसी टीम है तो वो इजी नहीं होता है डिफेंड करना। और उसका एक जो सबसे बड़ा कारण मैं मान के चलता हूँ कि 18 से लेकर 28 ओवर तक, लगभग 10 ओवर तक इंडिया के बैटर्स ने एक भी सेंचुरी नहीं लगाई। 4 ओवर आउट होने के बाद में एक 70-72 रन की एक पार्टनरशिप जरूर लगी थी आपका अजय जडेजा और इसके केएल राहुल के बीच में, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे थे 10 ओवर तक उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं लगाई। ये एक बहुत बड़ा वजह मैं मानता हूँ आज के मैच के हारने की। और उसके बाद जब हमने 285 का टारगेट दिया तो जब सामने वाली टीम खेलने के लिए आई तो इनके पहला 20 रन पे आउट हुआ, उसके बाद में 46 रन पे इनका दूसरा विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद 162 रन की एक पार्टनरशिप लगी, वो इनके डेरिल मिशेल, जो हमेशा से हमको परेशान करते आ गया है। इससे 2023 में जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया में हुआ था,
न्यूजीलैंड ने हमारे साथ 2 मैचेस खेले थे और दोनों में डेरिल मिशेल ने सेंचुरी लगाई थी। अभी पीछे जो ओडीआई हुआ था 11 तारीख को, उसमें भी 83 पे आउट हुआ था। उस दिन भी ये सेंचुरी बना सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया था। वो उस दिन भी सेंचुरी लगाने वाला था। आज भी जब ये खेलने के लिए आया तो उससे पहले 2 विकेट जब गए थे तो मैं मेरे फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि जब तक डेरिल मिशेल खड़ा है हम ये मैच जीत ही नहीं सकते, और वो लास्ट तक खड़ा रहा। उसने 113 के करीब या 131 के करीब कुछ रन्स बनाए, वो लास्ट तक नॉट आउट रहा और मैच को जिता के लेके गया। अब इसके बाद में एक और रीज़न बताता हूँ कि क्यों ये मैच हमारे, एक तो ये हो गया कि हम 118 पे हमारे 4 विकेट्स चले गए। जब आपके 4 टॉप के बैटर्स 118 या 100-120 के बीच में गिर जाते हैं तो उसके बाद में आपके पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं रहता। दूसरा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे जितने भी पेसर्स थे उन्होंने मार कम खाई, हमारे स्पिनर्स ने मार खाई। उधर से अगर आप देखोगे तो उनके पेसर्स ने मार खाई लेकिन उनके स्पिनर्स ने मार खाई नहीं खाई। अब आप देखोगे हमारा जो मेन स्पिनर है कुलदीप यादव, उसने 10 ओवर में 82 रन दिए। उसी तरफ अगर उनके स्पिनर्स को देख लें, जिसमें आपका ब्रेसवेल कैप्टन है, उसके बाद में आपका ग्लेन फिलिप्स है और लेनॉक्स करके एक स्पिनर है। तीनों ही स्पिनर्स ने किसी ने भी 4.30 से ऊपर की रन एवरेज से रन नहीं दिए, और जबकि हमारा जो मेन स्पिनर है उसने 10 ओवर में 82 रन दिए। एक विकेट जरूर लिया उसने लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। अगर आपका एक मेन जो प्रीमियम स्पिनर है वो अगर आपका 10 ओवर में 82 रन दे देगा, उसको बुरी तरीके से मार पड़ रही है, तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है, क्योंकि हमारा मेन स्पिनर तो वही था। उसके बाद अगर आप जडेजा को ले लो तो उसने भी कुछ 8 ओवर में लगभग 48 के करीब रन दिए, उसने भी 6 की एवरेज से रन दिए। आज प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा बच गया, हमारे पेसर सारे ही बच गए। मोहम्मद सिराज भी बच गया, उसने लगभग 5.5 की एवरेज से रन दिए। हमारा जो एक और पेसर है हर्षित राणा, उसने भी कोई ज़्यादा रन्स नहीं दिए, लेकिन हाँ हमारे स्पिनर्स ने ज़रूर आज बहुत मार खाई। और जब तक वो डेरिल मिशेल खड़ा था मुझे तो किसी भी एंगल से लग नहीं रहा था कि इंडिया ये मैच जीतने वाला है। बीच में एक बार ये लग रहा था कि कैचेस भी हमने बहुत ड्रॉप किए। एक आपका प्रसिद्ध कृष्णा ने डेरिल मिशेल का कैच छोड़ दिया, वो भी हमें बहुत महंगा साबित हो गया। अगर इसी तरीके से हमारे स्पिनर्स परफॉर्म करते रहे तो आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि अब जो पाकिस्तान मैचेस खेलने वाले वो सारे के सारे श्रीलंका में खेलेगा, और भी कुछ 1-2 मैचेस हैं श्रीलंका के जो श्रीलंका अपनी ही देश में खेलने वाला है, हमें वहाँ जाके खेलना पड़ेगा। अगर इस तरीके से, और वहाँ के आप लोगों को मैं एक बार बता देना चाहूँगा कि श्रीलंका की जो पिचेज होती हैं वो स्पिनर्स को मदद करती हैं। वहाँ पे अगर हमारे इस तरीके से स्पिनर्स ने परफॉर्म किया तो फिर वो कहते हैं ना भगवान ही मालिक है। तो अभी आज मैच चल रहा है आपका WPL का, लखनऊ और दिल्ली कैपिटल्स की 3 मैचेस हो चुके हैं और वो तीनों के तीनों वो हार चुके हैं। सॉरी 2 मैचेस हुए शायद, हाँ 2 मैचेस हुए और दोनों के दोनों हार चुके हैं। पिछले मैच तो वो जीतते हुए हारे थे जब उन लोगों को लास्ट के ओवर में 7 रन बनाने थे लेकिन वो नहीं बना पाए थे। तो देखते हैं इस मैच का क्या नतीजा निकलता है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं या जो लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।